हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जिस यूनिट को लेने वाले हैं वो यूनिट है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक होगा वो एक एक करके हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सॉल्यूशन। सो बेसिक क्वेश्चन क्या होता है कि सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन इसका। सो बेसिकली सॉल्यूशन जो हम स्टडी करते हुए आए हैं वो है कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और एक चीज़ हमें ये भी पता है कि सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक कंपोनेंट है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, जैसे कि एक बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन टर्नरी सॉल्यूशन, चार कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन क्वाटरनरी सॉल्यूशन। सो ये डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। अब इसके बाद जो हम स्टडी करते हैं कि सॉल्यूशन, तो पहली इमेज जो हमारे दिमाग में बनती है वो ये बनती है कि सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, कोई लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, मतलब कि लिक्विड का मिक्सचर होगा इस तरह से। बट क्या ये सही है कि केवल एक लिक्विड मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहेंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। तो अब आप पूछोगे कि सॉलिड फॉर्म में कोई सॉल्यूशन कैसे हो सकता है या गैसियस फॉर्म में कैसे हो सकता है, तो इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं। तो आइए अब हम उनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक गैसियस सॉल्यूशन से। सो सपोज हम क्या चाहते हैं, एक गैसियस सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट है गैसियस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करना। तो अब इसमें दो कंपोनेंट हमें पता है, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट है। तो दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन लेके हम अपना एक गैसियस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमारा जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो एक गैसियस सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखते हैं इसका एग्जांपल देखेंगे। सपोज दोनों साइड हमारे जो हैं वो गैस के हैं, गैस गैस मिलके एक गैसेस कॉम्बिनेशन हमें दे। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे पास वो डिफरेंट गैसेस कंपोजिशन से मिलके बनता है। तो वो एक एग्जांपल है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन का। सो एटमॉस्फेयर जो हमारा एग्जांपल हो जाता है वो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, जिसमें दोनों तरह के जो कंपोनेंट हैं वो गैसियस होते हैं नेचर में, ठीक है। दूसरा सेट इसका गैसियस सॉल्यूशन का जो एग्जांपल हो सकता है वो क्या हो सकता है कि एक सेट हमारे पास लिक्विड हो और एक हमारे पास गैस हो। अब इस लिक्विड गैस के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफॉर्म है मान लिया। जो क्लोरोफॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, बट जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो आपका जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मिक्स हो जाता है। सो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली किस फॉर्म में चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। वो हार्मफुल टॉक्सिक गैस बना देता है जिसे हम फॉस्जीन कहते हैं। सो वो कन्वर्ट हो गया गैसेस सिस्टम में, तो एक गैसियस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगी। तो लिक्विड गैस सिस्टम, तो एग्जाम्पल हमारा क्या लिया हमने, क्लोरोफॉर्म इन एयर। ये इसका एग्जांपल हो गया गैसियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। तीसरा सेट क्या हो सकता है, जब हमारे पास एक कंपोनेंट सॉलिड हो और एक कंपोनेंट हमारे पास क्या हो, गैस हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल है नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाती है, और डायरेक्टली सब्लाइम होती है वो गैसियस सिस्टम में, सॉलिड गैस सिस्टम बनके, और अल्टीमेट जो हमारे पास आया वो गैसियस सिस्टम बन के आया। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, sublime form of naphthalene balls, ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल हैं जो कि किसी गैसियस सॉल्यूशन को बताते हैं कि ये हमारा क्या है, गैसियस सॉल्यूशन का सेट हमें मिला है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म का भी हो सकता है, जिसके डिफरेंट कैटेगरी के एग्जांपल्स ये हो सकते हैं। ये तो बात रही हमारे गैसियस सॉल्यूशन की। इसके बाद हम आते हैं हमारे लिक्विड सॉल्यूशन पे। सो अब हमारा टारगेट होगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और लिक्विड सॉल्यूशन हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो सपोज हमने एग्जांपल लिया गैस
जो हमारा एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट हमारा क्या है, कोई लिक्विड है। तो इसका एग्जांपल, तो इसके वेल नोन एग्जांपल क्या है, आपका कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोका कोला आप लोग पीते हैं, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे आपने लिक्विड में डाला हुआ है, तो वो हमारा काय का एग्जांपल हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। सो गैस इन लिक्विड अल्टीमेट जो सॉल्यूशन हमारा बना है वो काय का बना है, वो लिक्विड सॉल्यूशन हमारा बना है, ठीक है। सो गैस इन लिक्विड एग्जांपल हो गया कार्बोनेटेड ड्रिंक या कार्बोनेटेड बेवरेजेस इसको बोलते हैं। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो लिक्विड ही बनेगा ना इसमें, ठीक है। दूसरा, दोनों सेट हमारे लिक्विड हो, दोनों सेट हमारे लिक्विड हो, ठीक है। तो आप क्या करिए, दो लिक्विड को मिक्स कर दीजिए, उसकी मिसिबिलिटी उनमें होना चाहिए। या इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इमल्शन। इमल्शन जो हमने सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक में जो प्रीवियस वीडियोस में प्रेजेंट है, उसमें इमल्शन टॉपिक भी हमने डिस्कस किया है। सो इमल्शन टॉपिक जो हमारा है उसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं, तो इमल्शन आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा सेट इसके बाद हम लेते हैं सॉलिड लिक्विड। ये तो बहुत कॉमन है, NaCl इन वाटर या शुगर इन वाटर, सिंपल एग्जांपल। बट अल्टीमेट सॉल्यूशन जो आपके पास बन के आएगा वो लिक्विड फॉर्म में है। अब नॉर्मली हमारे पास, हम इसी की बात कर रहे थे कि यही हमारे दिमाग में रहता है जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे दिमाग में रहता है कि ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी थी लिक्विड सॉल्यूशन की। इसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है सॉलिड सॉल्यूशन की। अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, ठीक है। सो सॉलिड सॉल्यूशन अपनी तीसरी और आखिरी कैटेगरी में हम आ जाते हैं। फिर यहाँ पे अब हम चेंज कर देंगे, बस तीसरा सेट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं सॉलिड सिस्टम को। इनको हम अभी करते हैं बाद में डिस्कस, पहले आप इसको देखिए, सॉलिड सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लें गोल्ड का, तो जनरली क्या होता है कि जो गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी जो हम मेजर करते हैं तो बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड। बट 24 कैरेट गोल्ड के अगर आप ऑर्नामेंट्स बनाओगे तो वो, क्योंकि गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि आप अगर उसके ऑर्नामेंट्स यूज करने लग जाओगे तो वो तो बिल्कुल ही आपका, अगर आपने ऐसे पिचका दिया है तो मुड़ ही जाएगा वो, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसको हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक दूसरा जैसे कॉपर हो गया, ये इस तरह से मिक्सिंग करते हैं। तो लाइक 23 कैरेट गोल्ड, देन 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, या फिर हम उसके साथ उसमें प्लैटिनम भी यूज करते हैं। तो अलग अलग तरह से हम उसमें क्या करते हैं, उसको एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। एक वर्ड आपने यूज सुना होगा, एलॉय फॉर्मेशन हम करते हैं। सो वहां पे उस गोल्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब आप उसको एज एन ऑर्नामेंट यूज कर सकते हो। सो दो कॉम्बिनेशन लिया आपने, दो सॉलिड आपने ले लिए, ठीक है। इसके अलावा और डिफरेंट एलॉयज आपको पता है, ठीक है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया आपका, ठीक है, या अदर एलॉयज आपके होते हैं। तो ये एग्जांपल किसके होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के। सो एलॉय, ये आपका एग्जांपल हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का, सही है। दूसरा एग्जांपल हो गया गैस सॉलिड सिस्टम का। तो एक सिस्टम सॉलिड है, एक सिस्टम आपका गैस है। फॉर एग्जांपल, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन पढ़ा है आपने। इसके अलावा और आपने जैसे कि हमारा क्या होता है, जब हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किसकी सरफेस पे सबसे पहले आती है, वो कैटलिस्ट की सरफेस पे आती है। नाउ कैटलिस्ट इज निकल मेटल। सो निकल मेटल आपका सॉलिड है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन उसकी सरफेस पे आएगा और एड्सॉर्ब होगा। तो वो क्या है एग्जांपल हमारा, वहां पे हमारा एग्जांपल हो जाएगा गैस इन सॉलिड। बट अल्टीमेटली सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा वो। तो H2 गैस एड्सॉर्ब ऑन निकल मेटल, ठीक है, निकल मेटल की सरफेस पे जो एड्सॉर्ब हुआ है। और तीसरा लिक्विड सॉलिड का, आपका जो एक तरह से सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और बाकी जो ऊपर से आ रहा है वो लिक्विड है। बेस्ट एग्जांपल आपका जेल हो सकता है इसका, जेल सरफेस केमिस्ट्री यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं इसे, जेल। सो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट कैटेगरी के सॉल्यूशंस हो गए। सो सॉलिड सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, आपका लिक्विड सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, और अल्टीमेटली लिक्विड और गैसेस सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो बेसिक क्राइटेरिया जो हमारा किसी सॉल्यूशन के लिए है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अब हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि वो लिक्विड ही होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारा वो क्या होता है, गैसेस सिस्टम भी है, वो हमारा सॉलिड भी है, वो हमारा लिक्विड भी है। ओके, सो ये टॉपिक यहाँ पे इतना क्लियर हो जाता है।
अब हम फर्दर मूव करते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम जो सब टॉपिक इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, हम कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन है क्या। तो क्योंकि हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है, अब हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्यूट है, जो हमारा सॉल्यूट सब्सटेंस है, वो किसी गिवन सॉल्यूशन में कितना है, उसी पर्टिकुलर अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं, द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। सो उस कंसंट्रेशन को आप किस तरीके से, कितने तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन क्लियर हो गया। अब उनके मेथड्स पे हम आते हैं एक एक करके। नाउ अगर हम बात करें उन मेथड्स की, तो पहला मेथड जो इसमें है वो है मास परसेंटेज। फर्स्ट मेथड जो हमारा है इसमें वो होता है मास परसेंटेज। ठीक है, सो मास परसेंटेज हमारा पहला मेथड है इसमें। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो कोई गिवन सॉल्यूशन है वो डिफरेंट कंपोनेंट से बनता है। ठीक है, सो मास परसेंटेज में हमारे पास क्या आएगा कि सपोज हमारा कोई कंपोनेंट है और गिवन सॉल्यूशन में उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम मास परसेंटेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मास परसेंटेज अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ a given component। ठीक है, अमाउंट को आप मास भी बोल सकते हैं, कितना मास उसका गिवन है। ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशन को हम ले रहे हैं उसका टोटल मास कितना है और जिस कंपोनेंट का हमें परसेंटेज चाहिए उसका आपका अमाउंट कितना है। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। सो मास परसेंटेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ अ गिवन कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दैट गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो सिंपली कितना अमाउंट हमारा प्रेजेंट है किसी गिवन सॉल्यूशन में, आप उसको बोलेंगे मास परसेंटेज। तो इसको हम मास परसेंटेज में आप देखेंगे अमाउंट, मास ऑफ ए गिवन कंपोनेंट, W वेट, और ये भी W। तो आप कई बार देखेंगे W बाय W एक टर्म यूज करा जाएगी, W बाय W मीनिंग वेट बाय वेट। ठीक है, सो मास परसेंटेज, आप अगर कभी भी W बाय W डिस्कस हो रहा है, इसका मीनिंग है आप मास परसेंटेज का डिस्कशन वहां पे चल रहा है। यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वेट से वेट, ग्राम टू ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो मास परसेंटेज जो पहला मेथड है एक्सप्रेशन का, उसके थ्रू आपका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं इसमें वॉल्यूम परसेंटेज में। वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल सिंपल, अगर आपको मास परसेंटेज क्लियर है तो वॉल्यूम परसेंटेज में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम में हम क्या रहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज में जैसे ये W बाय W, तो वॉल्यूम परसेंटेज में V बाय V, मीनिंग अभी यहाँ पे आप मास ले रहे थे, आप यहाँ पे क्या लोगे, वॉल्यूम लोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का आप वॉल्यूम डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा V बाय V, यूनिट इसकी भी कोई नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड उसका वो था वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर, सो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। तीसरी चीज, एक टर्म हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। काफी जगह जब आपका ये प्रैक्टिकल होता है तो उसमें एक जनरल टर्म पूछ लेते हैं कि आप डिफाइन कैसे करोगे स्ट्रेंथ को। सो स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं,
सो स्ट्रेंथ में जब हम बात करते हैं तो W/W हो गया, V/V हो गया। अब क्या चीज रह रही है? W/V। मीनिंग जब आप स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे हो, सो स्ट्रेंथ के केस में आप लोगे मास ऑफ ए गिवन कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ अब क्या हो जाएगा? ये W/V और इसकी यूनिट भी इसकी यूनिट ही होगी, बाकी दो केसेस की नहीं थी, इसकी यूनिट होगी। और यूनिट को आप क्या बताओगे? W से आया आपका ग्राम, वॉल्यूम से आया आपका लीटर। सो ग्राम पर लीटर और ग्राम पर ml ये लेंगे। ग्राम पर लीटर नहीं लेंगे, ग्राम पर ml लेंगे। अगर आप लीटर में लेना चाहते हो तो फिर आपको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ग्राम पर ml आप इसकी यूनिट को लोगे। तो ml में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। सो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। तो आप स्ट्रेंथ किसी सिस्टम की किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? द मास ऑफ गिवन कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेंथ हो जाता है। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड में तो उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सो नेक्स्ट मेथड हमारा हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे पीपीएम भी बोलते हो, पीपीएम, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, पीपीएम कई जगह यूज करते हैं। बट पीपीएम हम कब यूज करेंगे? सो पीपीएम हम यूज करते हैं जब हमारा जो सॉल्यूट कंपोनेंट, जो आपका स्मॉल क्वांटिटी में जो कंपोनेंट चल रहा था वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। इवन हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रेसिस में अगर प्रेजेंट है, बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट है उसका, तो उस कंडीशन में आपको उसको क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन में आप डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। तो पीपीएम को आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? जो भी अमाउंट का मास है, अमाउंट ऑफ गिवन कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बट मेन चीज जो इसमें ये है कि अमाउंट तो है बट हमें पता है वो अमाउंट ट्रेसिस में है। मीनिंग कि अगर आपका एक सिस्टम है तो उसका मिलियंथ पार्ट होगा। अगर आपका सॉल्यूशन 1 है तो उसका 1 का मिलियंथ पार्ट में आपका क्या होगा? वो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो आप उसको मिलियंथ पार्ट में निकालते हो तो आज आप उसको क्या कहोगे? 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका मिलियन पार्ट में रिजल्ट मिले आपको। सो दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। एक मिलियन सिस्टम में बहुत उसका जो मिलियंथ पार्ट होगा उसको हम कहेंगे। तो पीपीएम भी एक सिस्टम होता है, ट्रेसिस में इसको हम एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पीपीएम का बहुत, या एनएमआर हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले सिस्टम हो गए, उनमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये भी हमारा एक मेथड होता है एक्सप्लेनेशन का। इसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट मेथड में आते हैं तो वो आपके वेल नोन मेथड्स हैं। आप ऑलरेडी क्लास 11th में इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी मैं नाम लूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या क्या है उनके नाम। मोलैरिटी इंडिकेटेड बाय कैपिटल M, ये फर्स्ट वन है, मतलब कि उस नंबर सीरीज में आपका तीसरा। फोर्थ मोलैलिटी। अब मोलैलिटी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो 11th क्लास में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो अभी हम उसको दोबारा बता देंगे बट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आता है। सो मोलैरिटी इज कैपिटल M, मोलैलिटी इज स्मॉल m, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ मोल फ्रैक्शन indicated by X, mole fraction. Last but not the least, normality indicated by capital N. तो ये चार हमारे पास और बचते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें ले रहे हैं मोलैरिटी।
अब हमें क्लियर हो गया सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट, दो चीजें इसमें प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? सो मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, या वी कैन से लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हम उसको क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। सो फॉर्मूला आप बना लेंगे यहां पे इसका, number of moles of solute divided by volume of solution। ठीक है, मोलैरिटी होगा ये हमारा। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, बट नॉर्मली क्या होता है जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो वो मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में दे जाती है। तो अगर वो उस कंडीशन में दी जा रही है तो हम इसको ml में ले लेते हैं, और अगर ml में दिया है तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपने सिस्टम को, 1000 से। बट अगर लीटर में दिया रहता है तो नहीं करते। ठीक है, सो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। नाउ यूनिट पे आते हैं। देखिए जब भी आप, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल यूनिट वाला चैप्टर है, आपका बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल 100% इस यूनिट से आता है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें मेन चीज होती है कि आप यूनिट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। यूनिट नहीं लिखते हैं आपका आधा नंबर कट जाएगा वहीं पर। सो यूनिट के ऊपर फोकस होना चाहिए, बिकॉज यूनिट अगर आपको आती है तो एक टॉपिक होता है यूनिट कन्वर्जन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको एक रिलेशन बन जाता है इनके बीच। ठीक है, सो आइए यूनिट की क्या होगी इसकी। देखिए मोल्स की यूनिट मोल ही होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, ml में बता रहे हो या लीटर में बता रहे हो। सो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर को आप लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और मोल लीटर इनवर्स को अगर आप क्या बोलते हैं इसे, मोलर, और न्यूमेरिकली इसको m से इंडिकेट करते हैं जब हम यूनिट में इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। सो दिस इज आवर मोलैरिटी। ठीक है, न्यूमेरिकली जब आप इसको सॉल्व करने वाले हो तो वॉल्यूम आप पहचान लोगे, ml में दिया है या नहीं दिया है वो आप डिस्कस कर लोगे, बट नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे। सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है कभी भी, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट में इसको नोट करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आप फाइंड करेंगे किसी भी चीज का। सो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला गिवन वेट किसका, जिस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। सो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, सपोज जैसे कि मैंने बोला कि 24 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 1000 ml of water. So 24 gram of sugar is present in 1000 ml of water. It means 1000 ml of water means 1 liter. Okay. So 24 gram of sugar आपका है, वॉल्यूम आपको पता है, मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो 24 ग्राम आपका क्या हो गया, गिवन वेट ऑफ दैट शुगर, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर इज 342. So 24 divided by 342 is your number of moles. ठीक है, आप उसको यहाँ पुट करेंगे, वॉल्यूम 1 लीटर था, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मोलैरिटी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मोलैरिटी आपका, क्योंकि एक वॉल्यूम वाली टर्म है, तो ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो मोलैरिटी की वैल्यू भी वेरी हो जाएगी। मान लिया आप 25 डिग्री पे कोई टेम्परेचर पे मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हो, आपका मोलैरिटी का रिजल्ट अलग आएगा, बिकॉज 25 डिग्री पे वॉल्यूम डिफरेंट होगा। आप क्या कर रहे हो, 200 डिग्री पे टेम्परेचर पे मोलैरिटी स्टडी कर रहे हो, टेम्परेचर वेरी होने से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, आपका रिजल्ट अलग आ जाएगा। ठीक है, सो मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ये जो ये हमारी क्वांटिटी है ये वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, बट एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का एक मेथड है हमारा मोलैरिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। सो मोलैरिटी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोलैरिटी आपका RITY, इसको भूलना नहीं है, इंडिकेटेड बाय कैपिटल M, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। ठीक है, so number of moles of solute present in volume of solution is known as molarity. Now come to the molality. So molality is indicated by small m
Okay. And now molality deals with mass of solvent, not with mass of solution. It deals with mass of solvent. So it can be defined as number of moles of solute present in given mass of solvent. So here we use mass of solvent. So mass of solvent should be in kg. बट नॉर्मली क्या होगा आपका, जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो वो केजी में ना देके आपको ग्राम में देंगे. सो ग्राम में देंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 1000, देन यूनिट. जब हम इसकी यूनिट पे आएंगे तो यूनिट की बात जब हम इसकी करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर केजी. एंड कैन बी रिवर्स. एंड हियर मोलल इंडिकेटेड बाय स्मॉल m, मोलल. नाउ मोलैलिटी in terms of unit known as molal. Number of moles can be calculated in the similar manner. Okay, so molality और molarity. Now molality जो है हमारा, इसका एक important जो एडवांटेज है वो ये है कि आपका जो मोलैलिटी है वो है डिपेंडेंसी उसकी मास पे. ना मास कैन नॉट बी वेरीड विद टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करने वाला. सो एज कंपेयर टू मोलैरिटी, मोलैरिटी कैन बी कंसिडर्ड बेटर टू एक्सप्लेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन. तो अगर हमारे पास दो चॉइस हैं, आपका मोलैरिटी है या मोलैलिटी, किससे हम कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करें, सो वी कैन से दैट मोलैलिटी इज बेटर एज कंपेयर टू मोलैरिटी. ठीक है, बिकॉज molarity deals with temperature because volume changes with temperature. So molarity is cannot be considered better, but molality, since it does not deals with like temperature, so it can be considered better. Okay, so ये हो गया हमारा molarity और molality. ठीक है. अच्छा, इनको डिस्कस करने के बाद जब हम इस सारे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के मेथड्स डिस्कस कर लेंगे, देन हम उसके बाद अपने नेक्स्ट उसमें वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे आपके सामने, इनसे रिलेटेड. क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बट कम चांसेस होता है कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इनके न्यूमेरिकल आए. क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में जो आपका टॉपिक होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वहाँ से आपका 100% न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं. तो वो हम ज़्यादा फोकस वहीं पर रखेंगे. बट इसका एक लेक्चर हम आपके न्यूमेरिकल का भी ले लेंगे, छोटा लेक्चर इसके न्यूमेरिकल का भी हम ले लेंगे. बट हम सबसे पहले इसका मोल फ्रैक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं. सो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है. मोल फ्रैक्शन का मीनिंग है, अब इस पर टोटली मोल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है. मान लिया कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. नाउ जो सॉल्यूट हमारा है उसका कितना मोल हमारा टोटल, अगर हमारा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का कुछ मोल फ्रैक्शन है, उस मोल फ्रैक्शन के पार्ट में सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो कितना है, उसको हम इस तरह से इसमें लेते हैं. जो सपोज एक एग्जांपल जल्दी से हम देख लेते हैं कि सपोज हमारा कोई कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट वाला सिस्टम है, टू कंपोनेंट सिस्टम में A एंड B. ठीक है, तो A एंड B में मोल फ्रैक्शन A का XA और B का क्या होगा XB. और जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A और B को, तो उसको क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन. इतना क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से. नाउ मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालने का मेथड है, अगर हम A के रिगार्डिंग निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, XA के रिगार्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन, अब सॉल्यूशन जो है वो तो दो से बना है ना, A से भी और B से भी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताया, वो बता रहा है कंपोनेंट में A का वेट इतना है, B का वेट इतना है, तो वहां से भी आप इसे कवर कर सकते हो. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को थोड़ी देर पहले बताया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ W इज गिवन वेट ऑफ A
Ma is molecular weight और atomic weight of A। अगर न्यूमेरिकली आपको इस तरह से आता है तो नॉर्मली आप मोल फ्रैक्शन को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सिंस एक्स ए आपका ये है तो आपका एक्स बी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आपको करना है बस इसमें। एक्स बी आपका हो जाएगा ये ठीक है, एक्स से आपका ये हो गया, एक्स बी आपका ये हो गया। इस तरह से एक्स ए और एक्स बी आएगा। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे, सपोज आपने क्या किया, अब आप क्या करने वाले हो, एक्स ए और एक्स बी को ऐड करने वाले हो, क्योंकि मोल नंबर सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन था वो ये था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो यहाँ से आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कट के कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। सो वी कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं हो, 1 से कम ही होगा, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। सो एक्स से कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस एक्स बी, ये 2 कंपोनेंट के लिए हो गया। लेकिन अगर 3 कंपोनेंट के लिए तो भी सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। आपको 2 कंपोनेंट का पता चल गया तो आप तीसरे कंपोनेंट का न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते हैं और इजीली फाइंड कर सकते हैं। बात आती है इसकी यूनिट की, क्या की कोई इसकी यूनिट होगी या नहीं होगी, तो इसकी यूनिट नहीं होगी। रीजन, मोल डिवाइडेड बाय मोल, सो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। एक चीज, मोल फ्रैक्शन में जो सम होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो 1 होता है, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो अगर आपका न्यूमेरिकली आंसर 1 से ऊपर आ रहा है किसी भी चीज का, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ है। कैलकुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए, अप टू द मार्क होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, सो फाइनली हमारे पास अब इसमें एक नॉर्मेलिटी टॉपिक बचता है, और उस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मेलिटी टॉपिक को कवर करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल की सीरीज ले लेंगे, और न्यूमेरिकल की सीरीज जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी तो हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमने आज डिस्कस किया है इस टॉपिक में वो समझ में आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड नहीं होता है, सॉल्यूशन की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। इसके अलावा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी कैटेगरी आपने पढ़ी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब इसका टॉपिक आपका रह रहा है नॉर्मेलिटी एंड न्यूमेरिकल्स। जैसे ही नॉर्मेलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।